नमस्कार। विष कन्या भाग 2 में आइए सुनते हैं उस रहस्यमयी लड़की ने लेखिका को अपनी कहानी क्या सुनाई। इस बार उसने बड़े यत्न से मेरी पीठ के पीछे गुदगुदा गाँव तकिया लगा दिया। इस बात में तो आप मुझसे सहमत होंगी ही कि अच्छी कहानी का भी श्रोता और वक्ता दुर्लभ होता है। क्षमा कीजिएगा, यह लत 3 साल पहले ही पड़ गई थी। उसने एक सिगरेट जलाकर एक लंबी कश खींची और ऊर्ध्वमुखी धूम्र रेखा छोड़ती दोनों सुडौल टांगें दीवान पर फैला लंबी हो गई। वैसे किसी भारतीय नारी को सिगरेट फूंकते देखकर मेरी मज्जा भी दग्ध हो उठती है, किंतु उस अपूर्व सुंदरी की उस मुद्रा में भी न जाने कैसा जादू था कि मेरा क्रोध भी उसी सिगरेट की धूम्र रेखा के साथ विलीयमान हो गया और मैं उसे एक बार फिर मुग्ध होकर देखने लगी। छरहरे शरीर का क्या उतार चढ़ाव था और कपोल पर ढुलक आए कटे केश गुच्छ से आधे ढके श्वेत रक्ताभ कर्ण फूलों पर चमकते हीरे के कर्ण फूलों की कैसी अपूर्व आभा, जैसे पाटल प्रसून के गर्भ केसर कक्ष में किसी ने तेज बल्ब लगा दिया हो। फिर वह अचानक ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगी। क्षमा कीजिएगा, इसी भाषा में मैं अपनी बात ठीक से कह पाऊंगी। जैसा नाटक का परिवेश, रंगमंच, पात्र एवं पात्री, वैसा ही ध्वनि संगीत भी हो तब ही नाटक जमता है। फिर एक बात और भी है, उसने एक सिगरेट के फूंकते ही दूसरी जला ली। ऊंचे स्तर के नाटक के लिए ऊंचे तबके के दर्शक भी तो हो चाहिए। चलती फिरती नौटंकी तो जिस किसी को पकड़कर सुनाई जा सकती है। कुछ उसका सौंदर्य, कुछ कहने का ढंग और फिर उसकी किसी पेशेवर कथाकार सी रोचक शैली धीरे धीरे मेरी नारी सुलभ उत्सुकता को बांधने लगी थी। स्कूल से मेरा पुत्र लौटता होगा और दौरे से पति, यह सब मैं भूल गई। मुझे खेद है, वह फिर कहने लगी, कि आपको अपना जन्म स्थान, कुल, गोत्र कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर मोपासा आपने निश्चय ही पढ़ा होगा। वह कहता है ना कि किसी भी सुंदरी का सौंदर्य ही उसका एकमात्र परिचय है। और जहाँ तक इस परिचय का प्रश्न है, मुझे पूरी आशा है कि आपको मैंने संतुष्ट कर दिया होगा। वह अल्हड़ गर्वीली सुललिता एक बार फिर सतर्क होकर बैठ गई थी। 2 वर्षों से मैं गगन विहारिणी हूँ। इंडियन एयरलाइंस के न जाने कितने अतिथियों को मैंने डसा है। इसकी गणना भी आज मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु अपनी इस अद्भुत मायाविनी दैवी शक्ति का आभास पाते ही मैंने स्वेच्छा से डसा था पायलट डिसूजा को, जो निसीम शून्य नक्षत्र खचित गगन के बीच ही अपने वासनामय प्रेम का प्रतिदान न पा मेरे प्राणों का प्यासा बन उठा था। जिस फ्लाइट में मेरी ड्यूटी लगती, अभागा हड़के कुत्ते सा ही अपनी विशैली लार टपकाता मुझे काट खाने को दौड़ता। इसी से उसे डसकर मैंने पाप नहीं किया था। बीच बीच में वह एक के बाद एक सिगरेट फूंकने की क्रिया के ठहराव के लिए पल भर को रुकती और फिर उत्तेजित होकर कंठ स्वर आरोह में खींच लेती। उस समय उसकी आंखों में एक अमानवीय चमक आ जाती और चेहरा एकाएक गंभीर हो उठता। मैं और मेरी जुड़वा बहन दामिनी जन्म से 18 वर्ष तक कभी एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ी। हम दोनों आइडेंटिकली ट्विंस थे। इसी से मम्मी भी कभी कभी हमें पहचानने में धोखा खा जाती थी। दीदी तो बेहद शांत थी। ओह, मैं उससे 20 मिनट छोटी थी, यह तो आपको बताना ही भूल गई। अपने शांत स्वभाव के कारण दीदी को तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, पर मैं एक सी सूरत का आए दिन लाभ उठाती रहती थी। किसने मम्मी का कठोर अनुशासन भंग किया है, यह गुत्थी सुलझाने में बेचारी कभी पसीना पसीना हो जाती थी। चोरी छिपे इधर उधर भागने, बिना पूछे पिक्चर देखने या अपने सहपाठी छोकरों मित्रों के उदार निमंत्रण स्वीकारने में मैं बड़े ही छल बल से डुबकी लेती रहती थी। जब कभी पकड़े जाने पर पेशी होती
तो वास्तविक अभियुक्ता को सजा देने से पूर्व गवाह और न्यायाधीश दोनों चकरघिन्नी खा जाते। कटघरे में एक ही सूरत वाली दो लड़कियों में कौन सी अपराधिनी है? दीदी मुझे पकड़वाने को प्रस्तुत नहीं होती थी और मैं क्या सहज भाव में पकड़ आ सकती थी? लेकिन वह फिर पल भर को चुप हो गई। किसी अनुभव कुशल संपादक की ही भांति वह अपने जीवन उपन्यास की धारावाहिक रोचक किस्त के एक ऐसे मोड़ पर आकर बार बार चुप्पी साध लेती कि मैं गतिहीन बन बैठी रहने पर भी जैसे उतनी ही बार दूसरी किश्त की उत्सुक प्रतीक्षा में उससे पूछने लगती, फिर किंतु शायद विधाता भी मुझे सबक सिखाना चाहता था। माँ को मैंने बार बार छला था, अपनी शांत बहन की ओट में छिपकर। इस बार नियति उसी बहन की ओट में छिपकर मुझे छल गई। हमारी नई भाभी को पहुंचाने उसका भाई रोहित आ रहा था, पर उसे अपनी नई नई नौकरी का कार्यभार संभालने स्टेशन से ही 10 मिनट बाद छूटने वाली मेल से लौट जाना था। भैया बाहर थे, ड्राइवर छुट्टी पर था। इसी से मम्मी चाहती थीं कि हम दोनों बहनें कार से जाकर भाभी को ले आएं। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बड़ी अशिष्टता से मम्मी का प्रस्ताव खोटे सिक्के सा फेंक दिया। एक तो महीने भर बाद दिग दिगंत नाप कर उसी दिन लौटी थी, उस पर कुटिल कामी डिसूजा ने मुझे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। फिर एक बात और भी थी, अपनी मूर्खा नई भाभी को पहले ही दिन देखकर मैंने जो तलवार खींच ली थी वह फिर कभी म्यान में नहीं लौटी। हमारे सुसंस्कृत चमकते चांद से परिवार में वह निश्चय ही एक मनहूस काला धब्बा बनकर पूरी तरह खटकने लगी थी। स्वयं भैया भी घर की इस रूखी डाल दोटी से ऊब कर हाट बाजार में कैसी चटपटी चाट के पटाखे उड़ाते थे यह मैं खूब जानती थी। अपनी सखी नाइट क्लब की इवॉन कीलर और कैबरे नर्तकी एलीन के साथ मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी। तुम उनके साथ क्यों जाते हो भैया? एक दिन उनसे कहा तो वे सुलग गए। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली, हैं? मम्मी डैडी भाभी के पितृकुल के वैभव पर ही रीझ कर उन्हें ब्याह कर लाए थे। शादी के बाद 2 बार भाभी ससुराल आई थीं और दोनों बार इकलौती पुत्री को समझदार पिता ने ऐसी राजसी विदा दी थी कि सबका मुंह बंद रह गया था। यहाँ तक कि भैया को भी ससुर के मोटे चेक ने कुछ दिनों तक साथ लिया था। उस बार भाभी की पहली दिवाली थी। भैया अपनी कंपनी के दौरे पर थे, इसी से भाई पहुंचाने आ रहा था। जैसी मोटी थुलथुल मूर्खा बहन है वैसा ही डड्ड भाई भी होगा। मैंने मन ही मन सोचा, क्यों अपनी इस सांझ को चौपट किया जाए। वैसे भी किसी को स्टेशन लाना या ले जाना मुझे बेहद खलता है। आने वाले की प्रतीक्षा हो तो आने से पूर्व, और किसी जाने वाले को विदा देने की प्रतीक्षा हो तो ट्रेन जाने के बाद। मूर्खापन हाथ बांधे प्लेटफॉर्म की चहलकदमी मुझे जरा भी नहीं भाती। तुम चली जाओ ना दीदी, मैंने कहा। दीदी की भाभी से खूब घुटती भी थी। तुम चली जाओ ना दीदी, मम्मी जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। आग में झोंकना हो तो दीदी, पानी में डूबना हो तो दीदी, दीदी ना हो गई तेरी बांदी हो गई। मैं मन ही मन हंसने लगी थी। दीदी के लिए मम्मी डैडी दोनों के हृदय में एक नरम नरम गुदगुदा कक्ष सदा सजा संवरा रहता था। यह मैं खूब जानती थी। कौन कहता है कि माँ बाप के लिए अपने सब बच्चे 5 उंगलियों की ही भांति समान हैं? फिर आप ही बताइए, किस मनुष्य की 5 उंगलियां एक सी होती हैं? उसने अपनी सुघड़ मैनिक्योर्ड लंबी लंबी 5 उंगलियां सहसा मेरे सम्मुख फैला दी। दोनों की आंखों की पुतली थी दीदी, और मैं थी उनकी आंखों की किरकिरी। दीदी थी उनकी आज्ञाकारिणी नम्र शिष्ट पुत्री, और मैं विद्रोहिणी अभद्र अशिष्ट। स्वभाव के इसी सूत्र को पकड़कर हमें पहचाना जाता था, क्योंकि हमारे एक से दोनों चेहरों की एक एक रेखा अगम्य थी। दीदी मंदिर जाती, पूजा करती, सत्यनारायण की कथा होती तो नाक में रुमाल बांधकर पंजीरी भूनती। ए दीदी, जैन मुनियों से दीक्षा लेके आई हो क्या? सिली, मैं कहती और मम्मी मुझे चीर कर धर देती। चुप कर किरंटी,
ठीक ही तो कर रही है, भगवान का प्रसाद है, सूंघने में भी चखने का पाप लगता है। मैं जानबूझकर ही दीदी को छेड़ने, उनके प्रसाद को लंबी लंबी सांसों से सूंघती और जुठला देती। तब मैं क्या जानती थी कि यह तो मेरे विद्रोह की सामान्य भूमिका मात्र है। एक दिन मैं दीदी के इससे भी पुनीत उनके परम आराध्य के प्रसाद को भी अज्ञानवश सूंघ कर चख लूंगी। शैशवावस्था में ही मेरे नन्हे हृदय में उगा ईर्ष्या का अंकुर अब धीरे धीरे एक पुष्ट तरुवर बन चुका था। मम्मी को कई बार नानी से नलिश करते भी मैं सुन चुकी थी। दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर आई हैं, एक ही कोख में जन्मी हैं, पर स्वभाव में एक उत्तर है तो दूसरी दक्षिण। तुम कहती हो अंग्रेजी स्कूल के बोर्डिंग में रखकर मैंने ही अपनी लुटिया डुबो दी है, पर तुम ही बताओ अम्मा, क्या अकेली कामिनी को ही वहां भेजा था? दामिनी भी तो वहां गई थी ना? जब जब मैं लुक छिप कर एकाध ऐसी नालिश सुनती, मेरा विद्रोही चित्त और भी कान खड़े कर लेता। उस दिन भी मैं स्टेशन नहीं गई। दीदी ही कार निकाल कर चली गई तो मैं निश्चिंत होकर ड्राइंग रूम के सोफे पर ही लंबी होकर अपना जासूसी उपन्यास पढ़ने लगी थी। भाभी का भाई तो वहीं से लौट जाएगा, दीदी तो केवल भाभी को ही लेकर लौटेंगी, और भाभी के स्वागत में कपड़े बदलने का सरदर्द भला मैं क्यों मोल लेती। इसी से ड्रेसिंग गाउन ही डालकर मैं पड़ी रही। अचानक भाभी, दीदी और उनके साथ हाथ में बैग लटकाए जो व्यक्ति आंधी की ही भांति कमरे में घुस आया, उसे देखकर पल भर को मैं अपने सारे अदब कायदे भूल गई। सच सच पूछिए तो उस सुंदर चेहरे को ऐसी विचित्र परिस्थिति में दोबारा देखने के लिए मैं प्रस्तुत भी नहीं थी। दोबारा इसलिए कह रही हूँ कि ठीक 3 महीने पहले वह ऐसे ही हवाई बैग लटकाए मेरा सहयात्री बनकर आया था, और मैं थी उसकी दीनहीन नम्र शिष्ट परिचारिका। मम्मी से भाभी ने कहा, भैया को रास्ते ही में बड़े जोर का बुखार आ गया, इसी से मैं ज़बरदस्ती इन्हें यहाँ ले आई। 10 बजे वाली गाड़ी से भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा किया बेटी। दामिनी, तुम यहीं एक पलंग लगवा दो, सबसे हवादार कमरा यही है। मैं गरम गरम कॉफ़ी बना लाती हूँ। मैं बीमार पाहुने की अभ्यर्थना में तब भी नहीं उठी और किताब पढ़ती रही। मम्मी का चेहरा न जाने कैसा हो गया। भाभी ने भी मुझे देख लिया और बेचारी एकदम फक पड़ गई। मेरी उपस्थिति उसे हमेशा ऐसे ही सहमा देती थी। कैसा आश्चर्य था कि इसी पाहुने को मैंने अपनी उस हवाई यात्रा में कैसी नम्र अभ्यर्थना की थी। सुंदर चेहरे को मैं कभी नहीं भूलती। उस पर वह चेहरा तो लाखों में एक था। कौन कहेगा वह नितांत छोकरे सा दिखने वाला व्यक्ति बर्मा शेल की ऊंची नौकरी का पहला चार्ज संभालने जा रहा था। इतने ही दिनों में चेहरा जैसे और भी लुभावना बन गया था। लगता था इन किशोरी के से कमनीय कपोलों ने अभी किसी ब्लेड का स्पर्श नहीं किया है। सुतवा नाक के नीचे उसके रसीले अधर घबराहट में ऐसे कांपे जा रहे थे कि मुझे लगा बेचारा रो ही पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, वह बार बार अपनी दुर्दल कंपकपी के लिए क्षमा मांगता। भरभराकर दीदी की खींची हुई कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। मैं समझ गई कि वह कपकपी ज्वर की नहीं, एक साथ ही एक सी 2 किन्नरियों को देखने की कपकपी थी। इस कपकपी से मेरा यह दूसरा परिचय था। मैं किसी आत्मश्लाघा की भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रही हूँ, किंतु अपने विभाग की एक असाधारण परिचारिका के रूप में ही मेरा अधिकारी वर्ग मुझे जानता है। कभी कभी गगनांगन में विपत्ति की आकस्मिक घटा घिरने पर जब अनुभवी से अनुभवी परिपक्व चालक भी बौखला कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, मैंने उसी क्षण अपनी साहसी सूझबूझ का ऐसा विलक्षण परिचय दिया है कि अब एक भी वीआईपी की हवाई यात्रा मेरे बिना पूर्ण हो ही नहीं पाती। 11,000 फुट की ऊंचाई पर मैंने अकस्मात आ गई एक युवती माँ की प्रसव वेदना को भी पराजित किया है। आवश्यकता पड़ने पर दाई भी बनी हूँ और साकी भी।
भीरू से भीरू यात्री की भी मैं पुचकार कर चुप करा सकती थी, किंतु इस अतिथि के पास से जब जब मैं गुजरती वह लाल पड़ जाता। उसका पल पल में पाला पड़ता और बुझता चेहरा मुझे नियोन रंगीन बत्तियों के प्रकाश में चमकता शिष्ट सौम्यता का विज्ञापन सा ही लगता था। जब मैं इधर उधर देखती या अन्य अतिथियों की अभ्यर्थना में भटकती घूमती, यह मुक्त दृष्टि से मुझे देखने लगता। मैं चट से अपनी दृष्टि फेर इसकी चोर नज़र को पकड़कर बांध लेती, तो बेचारा ऐसे कांपने लगता। सरस यात्रा के बीच मैंने ऐसे ही कई बार इसकी मुग्ध दृष्टि को अपने संवरे स्मित के चाबुक से उधेड़ कर रख दिया था। उस लुभावने अतिथि के सलोने चेहरे की मीठी स्मृति मेरे हृदय में किसी गोदने की सी उभर आई थी, जिसकी स्याही को मैं खाल खींचने पर भी नहीं मिटा सकी, जिसे अपनी हवाई यात्रा में एक बार फिर पाने को मैंने कितनी ही बार मूक मनोतियां मनाई थी। वह आज स्वयं घर बैठे ही मेरा अतिथि बनकर आ गया था। 10 बजे की गाड़ी फिर उसे बिना लिए ही चली गई। नियति अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हाथ में लिए जो बैठी थी, इस बार वह फिर चुप हो गई। मैं 1 बजे आई थी और 5 का भोंपू बज रहा था। नैनीताल की संध्या उष्ण जलवायु में जन्मी पली किशोरी के यौवन की ही भांति समय से कुछ पूर्व ही आधमकती है। झुटपुट अंधेरा अनचाहे अतिथि सा सिट पिटाकर कमरे में रेंगता चला आया था। मैं चौंकी और उसने उठकर बत्ती जला दी। झिलमिलाते प्रकाश में उसके सौंदर्य की एक सर्वथा नवीन परत सी खुल गई। चिबुक के तिल ने ही इस तिलोत्मा की नुकीली ठोड़ी की ओर फिर मेरा ध्यान आकर्षित किया। जब मैंने इसे पहले देखा तब भी क्या इस चारू चिबुक की छवि ऐसी ही सुभग थी? किसी चित्र में प्रदर्शित किसी विज्ञापन के गुणों पर एक एक कर प्रस्फुटित हो रहे रक्तिम तीरों की ही भांति उसके अंग प्रत्यंग पर नए नए तीरों के उभरे चित्र मेरी मुग्ध दृष्टि को बांधने लगे। इस मोहक गगन विहारिणी के सानिध्य में तो किसी भी प्रौढ़ चालक का पैर फिसल सकता था। तब क्या वह ऐसी ही किसी दुर्घटना का विवरण सुनाकर अपने अपराधी चित्त की गठरी उतारकर पल भर सुस्ताना चाह रही थी? डैडी उस दिन बड़ी रात गए लौटे। वह कहने लगी, किसी ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसे एक बार केवल होश में ला विल लिखा देने पर उसके 3 पुत्रों ने डैडी को जो अतुल राशि फीस के रूप में देने का वायदा किया था, उसे सुनने पर मम्मी को भी दिल का दौरा पड़ सकता था, क्योंकि वे स्वयं दिल की मरीज थी। इससे डैडी हम दोनों बहनों को एकांत में बुलाकर बोले, देखो, मुझे फिर बाहर जाना है, शायद रात को लौट नहीं पाऊंगा। भाग्य से यदि इस दामी दिल को पल भर के लिए भी धड़का सका तो तुम दोनों बहनों की शादी किसी बादशाह की शहजादियों की सी शादी से कम धूम धड़ाके से नहीं होगी। और वे हंस ही रहे थे कि मम्मी भाभी को लेकर आ गई। भाभी के भाई के आने और ज्वरग्रस्त होने के कारण उसकी स्थगित यात्रा का विवरण देती मम्मी फिर उन्हें बड़े छल बल से भीतर खींच ले गई। मैं तो बाहर ही खड़ी रही, पर दीदी जैसे उस पल के बीमार पाहुने के चेहरे से आंखें ही नहीं फेर पा रही थी। भाभी मम्मी के पीछे पीछे जाकर वे उसके सिरहाने खड़ी हो गई। विकट ज्वर यंत्रणा से वह इधर उधर सिर फेर रहा था। चिंता तो डैडी ने नब्ज देखी, बुखार नापा और फिर बैग से 2 गोलियां निकाल कर खिला दी। फिर तो वह अपनी नई नौकरी पर 10 बजे की ट्रेन से जाने की जिद भूल भाल दिन चढ़े तक सोता रहा। मुझे लगता है कि डैडी ने जानबूझकर ही उसे उस दिन बेहोश कर दिया था। शायद मन ही मन उन्होंने उसी क्षण उस सुदर्शन युवक के सिरहाने सिर झुकाए खड़ी दीदी का काल्पनिक कन्यादान कर गंगा भी नहा ली थी, क्योंकि उन्हें सदा दीदी की ही चिंता लगी रहती थी, मेरी नहीं। तू तो पूरे आकाश की स्वामिनी है, वे ऐसे कहते जैसे चाहने पर ही मैं जब कभी गगन प्रांगण में अपना स्वयंवर रचा
जिस किसी राजपुत्र के गले में माला डाल सकती थी। पर तेरी दीदी तो ऐसी गऊ है जिसे हमें ही किसी खूंटे से बांधना होगा। फिर वही सब होता गया जो डैडी और मम्मी चाहते थे। किशोर अभिमन्यु उनके चक्रव्यूह में फंसता चला गया। कुछ दिनों तक उसे मियादी ज्वर ने रोका, कुछ दिनों ज्वर जन्य दुर्बलता ने, और अंत में स्वयं दीदी ने, जो पहाड़ी मेघ की ही भांति उसे हर पल घेरे रहती। नई नौकरी की बागडोर जब वह चाहे तब संभाल सकता था, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री डैडी के मरीज रह चुके थे। फिर स्वयं रोहित के पिता का वैभव भी ऐसा था कि भारत के किसी भी मेडिकल बोर्ड को उठाकर अपनी जेब में डाल सकते थे। उसके स्वस्थ होने के एक दिन पूर्व ही मुझे अपनी उड़ान के लिए लौटना था। दीदी मेरे ही कमरे में सोती थी। इधर कई दिनों से वे बड़ी देर तक कमरे में लौटती और मेरे न पूछने पर भी स्वयं ही कैफियत देने लगती। ठीक 10 बजे डैडी एक कैप्सूल देने को कह गए थे, वही खिलाने के लिए रुकी थी। मेरे जी में आता कि चट से पूछ लूं, उसकी बहन मुटल्ली क्या उसे कैप्सूल भी नहीं खिला सकती थी। पर मैं चुपचाप नींद का बहाना किए पड़ी रहती। वे खिसियाई सी हंसी हंसकर पूछती, क्यों बेबी, सो गई क्या? कनखियों के कपाटों की दरार से ही मैं देखती वे पलंग पर जाकर सो गई हैं। जिस दिन तड़के ही उठकर मुझे जाना था, उसकी पहली रात तो उसने इतनी देर कर दी कि मुझे लगा वह बेहया शायद उसी छोकरे के कमरे में सो जाएगी। मैं बार बार उस कमरे के बाहर चोर कदमों से जाकर दीवार के कान बनने की चेष्टा करती और दीदी की धीमी हंसी सुन सिर से पैर तक मशाल सी जलती, फिर अपने कमरे में लौट आती। कभी जी में आता वहीं से चिल्लाकर उसे डपट दूं, ए दीदी चलो सोने। शायद मैं ऐसी ही मूर्खता कर बैठती कि शांत दमकता चेहरा लिए दीदी आ गई। मेरा खून वैसे ही खौल रहा था। दीदी के उत्फुल्ल चेहरे की कमनीय कांति ने मेरी क्रोधाग्नि में सहसा घृताहुति दे दी। जानती है कि आज मेरी घर पर वह आखिरी रात है जिसे हम दोनों बहनें कभी महोत्सव के रूप में मनाती थी। दिन भर एक साथ पिक्चर देख, एक सी साड़ियाँ खरीद या फिर आत्मीय स्वजनों की निंदा करते करते कब थक कर नींद में ढुलक जाती पता भी नहीं रहता। आज वही दीदी कितनी बदल गई थी। दिन भर तो वहीं काट आई और रात को भी 11 बजे तक उस लड़कियों के से चेहरे वाले बीमार छोकरे की बीमारी में रस घोलती रही। आज डैडी मम्मी क्या अपनी वे सब हिदायतें भूल गए जो संध्याकालीन घुमक्कड़ी से पूर्व ही मुझे दे दी जाती थी? मैं घर आती तो मेरी प्रत्येक गतिविधि के पीछे पुलिस के कुत्ते छोड़ दिए जाते। कहिए लेडी विद द लैम्प, क्या हाल हैं आपके मरीज के? बचने की कुछ उम्मीद है या नहीं? दीदी का खिला चेहरा दप से बुझ गया, पर वे बिना कुछ कहे अपना जूड़ा खोलती एक एक कर कांटे निकालने लगी। याद है, मैंने फिर उन्हें कोंचा जब पिछले महीने इसी कमरे में रात 10 बजे लौटने पर आपने मुझे ग्रह की पावन मर्यादा का स्मरण दिला खासा भाषण दे डाला था। लगता है इधर कुछ ही दिनों में हमारे ग्रह का संविधान कुछ बदल गया है, क्यों? दीदी फिर भी चुप रहीं। केवल एक बार अपनी निरीह दृष्टि से मुझे देखकर उन्होंने आंखें फेर ली। मैं कुछ देर तक बकती रही, फिर जैसे किसी शांत झील के किनारे खड़ा दुर्दांत बालक ढेले मार मार कर स्वयं ही थक जाता है, मैं भी थक कर सो गई। पर नींद क्या कभी क्रोध के उबलते तूफान को थाम पाती है? एक बार उठकर बैठी तो देखा दीदी दोनों हाथ छाती पर धरे बेखबर सो रही थी। कितना भोला, शांत और कमनीय लग रहा था वह चेहरा। क्या मेरा चेहरा भी ऐसा ही लुभावना लगता होगा, या अंतर में उड़ रही ईर्ष्या, कुंठा एवं क्रोध के अंधड़ ने चेहरे को भी धूल से धूमिल कर दिया है? यदि एक ही से दो चेहरे हैं तो क्यों पहले देखे जाने पर भी एक को मान्यता मिली और दूसरे को घर बैठे ही स्वर्ग की निधि स्वयं उपलब्ध हो गई? आखिर क्यों? क्यों? मुझे तड़के 5 बजे जाना था, किंतु चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे डैडी के द्वार पर नियुक्त गोरखा संगीन दरबानों को भी बुद्धि शिविर के
अंतर्द्र प्रहरियों से छलती मैं निकल गई और 3 महीने तक नहीं लौटी। इन्हीं 3 महीनों में मैंने एक बार फिर अपने घातक विष का प्रयोग किया। दूसरे भाग की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग ज़रूर सुनिए भाग 3।